हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे GSTR 1 ऑनलाइन कैसे फाइल किया जाता है। तो ये सबसे पहले हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अगर लॉगिन हो जाएगा तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड में आइए। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे फाइल रिटर्न में जाइए। फाइल रिटर्न में जाने के बाद आपको पीरियड सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, क्योंकि अगस्त महीना का हो गया है तो मान लीजिए हम लोग सितंबर महीना का फाइल करेंगे। जब सितंबर महीना का फाइल करेंगे तब यहाँ पे दिखाएगा कि ड्यू डेट 11/10/2023 है। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे GST 1 फाइल किया जाता है। मैं आपको बस एक बार डेमो दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए, इतना सारा टेबल आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें कि एडिशनल टेबल अगर आपको खोलना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एडिशनल टेबल भी खोल जाएगा। अब मैं आपको टेबल वाइज बता देता हूँ कि कौन कौन से टेबल में क्या क्या जाता है। एक बात और, अगर आपको नील रिटर्न फाइल करना है GST 1 को तो इमीडिएटली यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपका डायरेक्ट OTP मांगेगा और आप फाइल कर सकते हो। लेकिन सिंस हम लोग को नील रिटर्न फाइल नहीं करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये टेबल वाइज समझेंगे कि कौन कौन से टेबल में क्या क्या आता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, GSTR 1 में सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई आता है। जितना भी आप सेल किए हैं, बिल काटे हैं, इनवॉइस इशू किए हैं, वही सब इनवॉइसेज GSTR 1 में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल वाइज क्या क्या होगा। सबसे पहले टेबल नंबर 4A, 4B, 6B, 6C, B2B, SEZ और डिम्ड एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट। मान लीजिए जो भी डिम्ड एक्सपोर्ट होता है वो यहाँ पे आएगा। आपका जो एक्सपोर्ट होता है बेसिकली जो एक, सिर्फ एक्सपोर्ट है, वो टेबल नंबर 6A में आएगा। यहाँ पर B2B, B2B SEZ, B2B मान लीजिए डिम्ड एक्सपोर्ट है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसमें आने के बाद आप कैसे ऑनलाइन में, मान लीजिए 10-12 इनवॉइस है आपके पास, तो कैसे आप अपलोड करोगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करोगे। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप पार्टी का GSTN देंगे। उसके बाद सब आपके पास ऑटोमेटिकली सब कुछ खुल जाएगा और फिर फर्दर आप प्रोसेस कर लोगे। यहाँ पे इनवॉइस GSTN दोगे, यहाँ पे इनवॉइस नंबर दोगे, यहाँ पे इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू और प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर नीचे में आपके पास टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट मांगेगा। फिर वो देने के बाद आप सेव कर लोगे। तो इस तरह से टेबल 4 आप भर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग दूसरा जो टेबल है उसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये टेबल, टेबल B5A, B2C लार्ज। जिस भी इनवॉइस का, जैसे कि आप यहाँ पे कर्सर लाओगे तो आपको दिखा देगा, जिस भी इनवॉइस का, मान लीजिए कि आपका जिस जो भी इनवॉइस है उसका अगर 2.5 लाख से ज़्यादा इनवॉइस वैल्यू है तो वो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा। तो B2C लार्ज में आएगा। यहाँ पर भी आपसे इनवॉइस नंबर मांगेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मांगेगा, टैक्सेबल वैल्यू मांगेगा। और यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का खुलेगा। फिर यहाँ पे आप ऐड रिकॉर्ड करोगे और यहाँ पर भी आपके सामने यही चीज़ खुलेगा। आप यहाँ पे मान लीजिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई दोगे, इनवॉइस नंबर दोगे, इनवॉइस डेट दोगे, टोटल वैल्यू दोगे, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू देगा। मान लो 18% में आप कुछ भी टैक्सेबल वैल्यू डालते हो तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। अब जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी पार्टी का एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट जो भी पार्टी विथ पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट करता है उसके लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें आपका विथ पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपको, या विदाउट पेमेंट भी कर रहे हैं तो शिपिंग बिल डेट और पोर्ट कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देना पड़ता है एक्सपोर्ट के इन्वॉइसेस के केस में। एक्सपोर्ट के इन्वॉइसेस के केस में आपको क्या क्या देना पड़ता है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि क्या क्या देना पड़ता है। यहाँ पे आप ऐड रिकॉर्ड करोगे, जैसे कि इन्वॉइस यानी कि जो GST इन्वॉइस है वो डालोगे आप। यहाँ पे GST इन्वॉइस डेट डालोगे, आप पोर्ट कोड डालोगे, किस पोर्ट से आपका एक्सपोर्ट हुआ है। शिपिंग बिल नंबर डालोगे, शिपिंग बिल डेट और इनवॉइस वैल्यू, कितना भी आपका जो भी इनवॉइस वैल्यू रहेगा। विथ पेमेंट है, विदाउट पेमेंट है। विथ पेमेंट रहेगा तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू के साथ साथ टैक्स अमाउंट भी देगा। अगर विदाउट पेमेंट है तो जो इनवॉइस वैल्यू है वही टैक्सेबल वैल्यू भी रहेगा। एक बार सिर्फ ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एक्सपोर्ट होता है और कुछ भी एक्सपोर्ट अगर सेम एज इट इज, मान लीजिए आपको विथ पेमेंट हो रहा है और आपको विथ पेमेंट में मान लीजिए ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो उस केस में आपका पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट और यहाँ पे जितना इनवॉइस वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू दिखा रहे हैं यही आपका GST 3B में भी दिखाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत आदमी गलती करते हैं इसीलिए उसका पेमेंट प्रोसेस नहीं होता है और वो पेमेंट रुक जाता है। तो इस केस में अगर आप लोग को इशू होता है तो यू विल डायरेक्टली कनेक्ट विथ अस ओवर द मेल। चलिए समझते हैं दूसरा टेबल। दूसरा टेबल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग B2B
का जो इनवॉइस से जाता है, B2C लार्ज, एक्सपोर्ट और B2C आप समझेंगे। B2C में क्या होता है, जो भी आपका 2.5 लाख से कम का इनवॉइस अनरजिस्टर्ड पार्टी को अगर आप काटते हैं तो उसको आप रेट वाइज स्टेट वाइज इसमें जाता है, रेट वाइज स्टेट वाइज। तो इस पे आप ऐड रिकॉर्ड करोगे और ऐड रिकॉर्ड करने के बाद B2C आप दिखा सकते हो। ये प्लेस ऑफ सप्लाई आपको देना होगा, टैक्सेबल वैल्यू और कौन सा रेट रहेगा वो रेट वाइज। तो B2C जब भी आता है आप ध्यान दीजिएगा, B2C का डाटा आपको क्या करना पड़ेगा, B2C का डाटा आपको रेट वाइज स्टेट वाइज प्रिपेयर करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे 1 2 एक एक करके आपको डालना पड़ेगा, ऐड रिकॉर्ड करके। नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, ये सब का डिटेल जो रहता है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ये टेबल आपके सामने खुल जाएगा, अगर आपके ड्यूरिंग द पीरियड कुछ है यू हैव टू पुट। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट। द थिंग इज कि आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट अगर मान लो कुछ है इस पीरियड में, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन को आप दिए हो तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो अगर मान लो क्रेडिट नोट डेबिट नोट देते हो अनरजिस्टर्ड पार्टी का, जैसे कि मैं बता रहा था ना, एक्सपोर्ट का जो भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट होगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मत डाल दीजिएगा गलती से आप लोग। यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो भी क्रेडिट नोट आएगा वो यहाँ पे आएगा। इसी तरह से मान लीजिए सर्विस के सेक्टर के केस में अगर आप हैं, एडवांस रिसीव या एडवांस एडवांस एडजस्टेड करते हैं तो टेबल नंबर 11 आपके लिए रेलिवेंट है, टेबल 11A 11B, क्योंकि सर्विस पे ही एडवांस पे टैक्स है, गुड्स पे एडवांस पे टैक्स नहीं है। बाय नोटिफिकेशन आई थिंक इन द ईयर 2017 में आया था नोटिफिकेशन, जिसमें कि गुड्स के एडवांस पे से जीएसटी हटा लिया गया था। तो अभी गुड्स के एडवांस पे नहीं है, सिर्फ सर्विस के केस में एडवांस पे आपका जीएसटी है। उसके बाद एचएसएन समरी, एचएसएन समरी आप लोग जानते हैं, एचएसएन समरी यहाँ पे एचएसएन कोड डालना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है, मास्टर यूक्यूसी, टोटल क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू, सीजीआई रेट और टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एचएसटी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टेबल है डॉक्यूमेंट समरी, भी आपको GSTR 1 में डालना पड़ेगा। इतना सारा चीज़ देखिए यहाँ पे, इनवॉइस B2B सीरियल नंबर, कितना से कितना नंबर इनवॉइस आप डालें, ऐड रिकॉर्ड करेंगे, कितना से कितना नंबर टोटल नंबर ऑफ, अगर कैंसिलेशन कुछ होती है यहाँ पर नेट इशू आएगा। इसी तरह से जितना भी टाइप के डॉक्यूमेंट जीएसटी में अपलोड होते हैं वो सभी टाइप के डॉक्यूमेंट्स का समरी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप डाल के फिर इसको यहाँ से आप सेव कर लोगे। ये सेव होने के बाद फिर आपके सामने इस तरह का जब टेबल खुल जाएगा तब देखिए मोरलेस जो मैंडेटरी टेबल्स या जो जो हम लोग का रेलिवेंट रहता है, नॉर्मली मैंडेटरी नहीं बोलेंगे, नॉर्मली जो जो रेलिवेंट रहता है वो यहाँ पे टेबल आ जाता है। अगर मान लो कुछ आप अमेंड करना चाहते हो रिकॉर्ड, देन यू विल क्लिक हेयर एंड देन you will get these tables. In this table you have to put B2B amendment in this table, B2B B2C large amendment in this table, table number 9A में आपको डालना है। 9A में ही एक्सपोर्ट का अगर मान लीजिए कुछ इनवॉइस का अगर आप अमेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे डालना पड़ेगा। B2C क्रेडिट नोट डेबिट नोट को अमेंड करना चाहते थे, यहाँ डालना पड़ेगा। अमेंडमेंट इन क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पार्टी का, यानी कि एक्सपोर्ट का अगर डेबिट नोट क्रेडिट नोट कुछ रहता है तो, अगर मान लीजिए B2C का ही अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट रहता है तो वो टेबल नंबर 7 में ही आएगा, यानी कि यहीं पे आएगा। अगर मान लीजिए B2C को ही आप सिर्फ क्रेडिट, वो भी तो अनरजिस्टर्ड रहता है, वहाँ उसका क्रेडिट नोट देते हैं तो आपको यही टेबल में नेट ऑफ करना पड़ेगा। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट, अमेंडमेंट B2C अदर। अगर अमेंडमेंट B2C अदर है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट तो वहाँ रहता है, लेकिन अमेंडमेंट ऑफ B2C अदर है तो यहाँ पे डालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, B2C के अमेंडमेंट के केस में आप एक मंथ का एक ही बार अमेंड कर सकते हो। तो वेन एवर यू आर अमेंडिंग द B2C अदर, यू हैव टू अमेंड केयरफुली, क्योंकि एक पार्टी का अमेंड करके मान लीजिए टैक्सेबल वैल्यू बढ़ा घटा दिए, लेकिन दूसरा पार्टी का भी अगर गड़बड़ पता चला तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक B2C का मंथ वाइज अमेंड होता है और एक ही बार, एक मंथ का एक ही बार अमेंड होता है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एडवांस टैक्स और एडवांस टैक्स और एडवांस जो भी एडवांस रिसीव उस पर टैक्स और उसका जो एडजस्टमेंट में जो अमेंडमेंट होता है वो यहाँ पे आता है। तो इस तरह से फिर आप यहाँ पे उसको समरी जनरेट कर लोगे। फिर समरी जनरेट करने के बाद फिर आप उसको प्रोसीड टू पेमेंट, आपका यहाँ पे आ जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट, प्रोसीड टू फाइल, और प्रोसीड टू फाइल करके आप फाइल कर सकते हो। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सीखा GSTR 1 कैसे फाइल किया जाता है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो मैं आप लोगों को बनाते रहूँगा, और जीएस आप बस वीडियो देखते रहो, GSTR 1 में आप एक्सपर्ट बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।